किया था। इस फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पर मॉडल एट्रीब्यूट को ऐड किया था, जिसमें हमने ईएमपी लगाया था, राइट। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर फॉर्म इनपुट में पाथ का यूज किया था। साथ में हमने यहाँ पर जो ऑप्शंस यूज किए थे, इसमें फॉर्म इनपुट पाथ एज आया था, फॉर्म इनपुट पाथ में क्वालिफिकेशंस, और सबमिट में हमने ऑप्शन को सबमिट करा दिया था। तो इतना काम हमारा पिछली क्लास में हो गया था। इसके साथ साथ हमने कंट्रोलर बनाया था। कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने एक कंट्रोलर जो बना रखा है वो बना रखा था सिंपल टास्क के लिए। जैसे कि हमें अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना है, लॉगिन पेज देना है या होम पेज देना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग सेट कर रखी थी। और इसके साथ साथ में हमने एक और कंट्रोलर बनाया था, जिसके अंदर हमने क्या लिया था, बेसिकली ये कह लो कि क्रड वाला ऑप्शन लिया था। तो हमारा जो क्रड वाला कंट्रोलर था, क्रड कंट्रोलर में हमने एक बनाई थी रिक्वेस्ट मैपिंग, किसके लिए, रजिस्टर के लिए। इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या लिया था, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिया था। यहाँ पर पिछले हफ्ते जब मैं प्रोग्राम को क्रिएट कर रही थी, चला रही थी, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, बीन को लेकर बन नहीं रहा था। ठीक है, बाद में जब मैंने ध्यान दे देखा तो गलती यहाँ पर मैंने क्या कर रखी है, एक्चुअली हमने रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट ले लिया था और वहां पे हम मॉडल एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट ना लेकर मॉडल एट्रीब्यूट लेना है। ओके, तो अगर आप मॉडल एट्रीब्यूट लेते हो तो इसकी हेल्प से आप यहाँ पे डेटा को क्या कर सकते हो, गेट करा सकते हो। तो फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा था कि ये चला नहीं पा रहा था क्योंकि उसको मॉडल एट्रीब्यूट सेट नहीं मिल रहा था यहाँ पर, राइट। तो इसकी वजह से जो दिक्कत थी वो नहीं आएगी। तो हमें क्या लेना था, मॉडल एट्रीब्यूट लेना था। एंड बाकी तो जो नाम आपका ये कह लीजिए रजिस्टर्ड और जेएसपी में आ रखा है यहाँ पर ईएमपी मॉडल एट्रीब्यूट में, सेम एग्जैक्टली यही नाम आपको करंट कंट्रोलर में यहाँ पर लेना है। ठीक है, मॉडल एट्रीब्यूट के लिए, क्योंकि हमें मैप करना है ना एट्रीब्यूट को, तो वहां से मैप होकर आएगा। एंड ऐप यूजर के साथ में ये जरूरी नहीं है कि ये नाम भी सेम हो, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो सेम रखो चाहे तो डिफरेंट रख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पर जब आओगे तो यहाँ पे हमने फिर आईडी को सेट कराया था और अपना प्रोग्राम रन किया था, राइट। तो एक काम करते हैं ना, एक बार इसी प्रोग्राम को दोबारा से चलाते हैं। इसको सेव कर देते हैं पहले तो, और एक बार इसको दोबारा से चलाते हैं। लेट्स सी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉर्ट आउट कैसे करना है वो भी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रजिस्टर न्यू एम्प्लॉय के ऑप्शन पे गए थे। क्या दिखा रहा है ये, वेब आईएनएफ में रजिस्टर्ड और जेएसपी में एट लाइन 16 प्रॉब्लम दिखा रहा है। एंटर नेम वाले में वो कह रहा है neither binding result nor plain target object for bean name emp available as request attribute। ओके, तो एक काम करते हैं, एक बार हम जरा किस में चलते हैं, हमारी जो स्प्रिंग सर्वलेट वाली क्लास थी इसमें आ जाते हैं। एक बार यहाँ देख लेते हैं, हमने बीन आईडी क्रिएट किया हुआ है ईएमपी के नाम से com.files.entities.app यूजर के लिए। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखी है, देखिए इसके अंदर हमने थोड़ी सी मैपिंग को भी सेट करना है। एक चीज और देखते हैं, आप लोगों को जो मैंने एम्प्लॉय डाउ क्लास बनाई थी, पर इसे ओपन कर, डाउ क्लास के अंदर हमने ऑटो वायरिंग ले रखी है, किसके लिए, हाइबरनेट टेम्पलेट के लिए। ठीक है, तो हाइबरनेट टेम्पलेट की ऑटो वायरिंग तो हमने यहाँ पे ले रखी है, लेकिन इसके साथ साथ ना हमें एक चीज और क्या करनी चाहिए थी कि यहाँ पर इसकी बीन की प्रॉपर्टी को सेट करना चाहिए था। तो जब आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे भी आपको एक प्रॉपर्टी बनानी है, और प्रॉपर्टी का नाम क्या रखना है, जो नाम आपके यहाँ पर इसका था, हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास का था। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट नेम यहाँ था वही नेम आपको कहाँ देना है, यहाँ पे देना है इसकी प्रॉपर्टी के अंदर। एंड साथ के साथ में इसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो ये क्या है, एक रेफरेंस है। तो रेफरेंस में आप क्या दोगे, आपकी जो हाइबरनेट टेम्पलेट की मैपिंग है किस नाम से है, एच टेम्पलेट, तो इसे आप यहां प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये मैप सेट हो जाएगी आपकी।
इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो CRUD कंट्रोलर है, CRUD कंट्रोलर के अंदर आपने eDAO नाम की क्लास बना रखी है एम्प्लॉय डाओ के लिए। तो CRUD कंट्रोलर जो क्लास है आपकी, इस क्लास का यहाँ पर कोई सेटिंग तो नहीं है ना, एक बार बस ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो ट्रांजैक्शन मैनेजर है, इसके अलावा एम्प्लॉय डाओ है और ईएमपी ऐप यूजर है हमारा, ठीक है, जिसकी हमारी सेटिंग आ रखी है। अच्छा, एक बार और जरा इसके कहाँ पे चलते हैं, स्टैक ट्रेस पे चलते हैं। लेट्स रीड आउट द एरर्स फर्स्ट, क्या क्या एरर्स थे। ये कह रहा है कि भाई ना तो इसको बाइंडिंग रिजल्ट मिला, ना प्लेन टारगेट ऑब्जेक्ट मिला फॉर बीन ईएमपी अवेलेबल एज रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। ये तो पुराना एरर नहीं दिखा रहा हमें रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट वाला, क्योंकि हमने तो रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट हटा ही दिया है। इसका मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अपडेट होकर नहीं रन हुआ है ना, पुराना वाला रन हो रहा है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट दिया ही नहीं है। हमने यहाँ पर क्या दिया है, मॉडल एट्रीब्यूट दिया है। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर भी मॉडल एट्रीब्यूट का ही यूज किया था अपने प्रोग्राम में भी। एक बार आ जाते हैं किसके अंदर, CRUD कंट्रोलर में आते हैं 2 मिनट के लिए, यहाँ देखते हैं। तो देखो हमने यहाँ लिया था @request mapping /register, जिसके अंदर आप लोगों ने क्या लिया था, वैल्यू को लिया था, जिससे कि आप इसको क्या कर सको, यूज कर सको अपने प्रोग्राम में। एक सेकेंड। तो जब आप लोग इसको सेट कर रहे हो तो यहाँ पर आपने क्या लिया, /register लिया, @model एट्रीब्यूट बनाया, और इसके अंदर हमने क्या ले लिया, ईएमपी लिया। ईएमपी के बाद हमने यहाँ पर क्या लिया, ऐप यूजर लिया, और फिर हमने यहाँ पर भी एक ईएमपी ले लिया। एक काम और करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर दिया हमने, वैसे तो हो ही चुका है, एक बार इसको भी रन करके देखते हैं। ओके, अब एरर चेंज हो गया। क्या दिखा रहा है, एरर क्रिएटिंग बीन विद नेम CRUD कंट्रोलर unsatisfied dependency expressed through eDAO। नेस्टेड एक्सेप्शन इज org.spring framework, इसको बीन नहीं मिल रही, नेम विद eDAO के नाम से। ओके, एक्चुअली इसका ना ऑटो वायरिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इस वजह से ये इसके लिए दिक्कत कर रहा है। जो मैंने ये प्रॉपर्टी ऐड किया है इसके लिए ये सेटल मेथड ढूंढ रहा है। एक नाम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको मैं बंद करके एक बार फिर से ही चलाती नहीं, तो फिर एक काम करेंगे, एक बार मैं इसको शुरू से दिखा दूंगी यहाँ पे क्या क्या है, सो दैट एक बार चेक भी कर लेंगे, कहीं पे कुछ छूट रहा होगा तो वो भी आ जाएगा। ओके, तो अभी भी एरर सेम टू सेम दिखा रहा है इसके अंदर, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट वाला, जिसके अंदर इसको ईएमपी नहीं मिल रहा, neither binding or not in target object for bean name EMP available as request attribute। एक काम करते हैं, एक बार मैं इस प्रोग्राम को स्टार्टिंग से देख लेती हूँ, सो दैट की कोई प्रॉब्लम ना है। देखिए, सबसे पहली चीज तो थी हमारी डिपेंडेंसीज। डिपेंडेंसीज हमने जो प्रोजेक्ट में लगा रखी थी उनको भी हम चेक कर लेते हैं साथ के साथ में। क्या क्या डिपेंडेंसीज थी हमारी मैम? एक हमारे पास क्या थी, कॉन्टेक्स्ट की डिपेंडेंसी थी, एक स्प्रिंग कोर की थी। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर डिपेंडेंसी कौन सी लगाई थी, स्प्रिंग वेब एमवीसी की लगाई थी, और स्प्रिंग वेब एमवीसी के साथ साथ हमने ओआरएम और हाइबरनेट कोर की लगाई थी, राइट। तो इतनी डिपेंडेंसीज हमारी यहाँ पर लग रखी थी। इसके साथ साथ में हमने यहाँ पर एक
ऐप यूजर नाम की क्लास बनाई थी, जो कि हमारी एंटिटी क्लास है। इस एंटिटी क्लास के अंदर हमने सारी वैल्यूज को सेट करा रखा है इस तरह से। अच्छा, ये जो एंटिटी क्लास है, हमने इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस का यूज किया, हमने इसको वो तो किया ही नहीं, एंटिटी के साथ तो सेट किया ही नहीं ना, हमने एचबीएम बनाई, है ना, क्योंकि याद होगा जब हमने हाइबरनेट टेम्पलेट अलग से भी किया था, इफ यू रिमेम्बर। स्प्रिंग सर्वलेट में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हाइबरनेट डायलेक्ट वगैरह की है, एंटिटी वाला तो है ही नहीं। ठीक है, तो आई थिंक हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ क्या कर दी, हमने यहाँ पर इस क्लास को लिया तो सही था, लेकिन हमने इसकी एंटिटी सेटिंग नहीं करी। एक बार रुक जाइए, बस देख लें इसको भी। ठीक है, क्योंकि ये होना भी तो जरूरी था ना, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। और प्रॉब्लम भी देखा जाए तो ईएमपी के लिए ही आ रही है ना, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है, हम जब मॉडल एट्रीब्यूट देते हैं तो मॉडल एट्रीब्यूट में वो क्लास को फेच करता है ना, और जब वो क्लास को फेच करता है तो क्लास का नाम उसको यहाँ पर मिलना भी तो चाहिए ना, बीन तो मिल रहा है। हम्म लेकिन डेटाबेस के साथ सेटअप नहीं मिल रहा। अगर हम एरर को ध्यान से पढ़ें तो वो क्या कह रहा है, नाइदर बाइंडिंग नॉन प्लेन टारगेट ऑब्जेक्ट फॉर बीन नेम ईएमपी अवेलेबल एज रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट। तो ये प्रॉब्लम दिखा रहा था। एक काम करते, देखो जब मैं आपको ओआरएम पढ़ा रही थी उसके अंदर मैंने एम्प्लॉय जब बनाया था, हमने एंटिटी सेट किया था। ठीक है, हमने एंटिटी सेट किया था और इसी तरह से हमने इसमें लिया था। जब हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तो हमने यहाँ पे बस क्या किया, हमने बस क्लास लेकर छोड़ दिया, उसको एंटिटी नहीं बनाया। तो टेबल का तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है, राइट। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं साथ के साथ में। तो मैं यहाँ पे @एंटिटी बना देती हूँ और @टेबल बना देती हूँ। और टेबल में हम क्या ले लेते हैं, नेम इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं, वहां पे हमने ऐप यूजर क्लास बना रखा है ना, ऐप यूजर नाम का टेबल पे बना रखा है। तो ऐप यूजर ले लेते हैं, कंपनी के अंदर है। और इसके अलावा जब हम यहाँ थे तो प्राइवेट स्ट्रिंग इसे अलग कर देते हैं और इसमें सेमीकोलन लगाते हैं। यहाँ पे मैं बेयर मिनिमम यूज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रही इसे। @id लगा देते हैं। ठीक है, और वैसे भी स्ट्रिंग जो है, यूजर आईडी जो है वो स्ट्रिंग में है, तो मैं इसको इंक्रीमेंट ऑर्डर में तो लगा ही नहीं सकती, तो मैं जनरेटेड वैल्यू नहीं लगा रही, सिंपल रख रही हूँ, उसको आईडी बना रही हूँ सिर्फ। ठीक है, बाकी ये अब जितना भी वैल्यू होगा वो हमारी तरफ से ही जाएगा। तो इतना करके छोड़ देते हैं। एंड इसके बाद हमारी जो एंटिटी क्लास है वो तो सेट हो गई, क्योंकि देखो जो स्प्रिंग सर्वलेट क्लास है, यहाँ पे हमने जब डेटाबेस का सारा सेटिंग किया, इसको 2 मिनट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हमने सारी सेटिंग किया तो हमने यहाँ पे जब डीएस मतलब जो डेटा सोर्स नेम वगैरह दिया था उसके अंदर हमने नाम तो दे दिया था, कंपनी वगैरह, राइट। उसके बाद हमने जब इस प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद डाउ क्लास में ईएमपी वगैरह को भी यूज किया। ठीक है, तो ईएमपी जो था, जैसे एम्प्लॉय डाउ में चलते हैं, तो यहाँ पे हमने हाइबरनेट टेम्पलेट यूज किया था ऐप यूजर ईएमपी के लिए। तो कहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी ना कि टेबल कौन सा है, मैपिंग तो थी नहीं एचबीएम वाली। ठीक है, क्योंकि हम हाइबरनेट मैपिंग यूज कर रहे थे, हाइबरनेट टेम्पलेट का यूज कर रहे थे, तो इसकी भी कमी थी। तो वो चीज हमारी चलो सॉर्ट आउट हो गई। अब इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या है, क्योंकि इसको हमने क्या ना, मैंने कहा ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब देखा तो प्रॉब्लम थोड़ी आइडिया भी लगा कि हाँ भाई ये दिक्कत है। तो एंटिटी क्लास हमारी सेटअप हो गई है। एंटिटी क्लास के बाद एम्प्लॉय डाउ में आते हैं। एम्प्लॉय डाउ में हमने क्या बनाया था, हाइबरनेट टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट बनाया था। एंड इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कौन सा मेथड कॉल कर रहे थे, सेव वाला मेथड कॉल कर रहे थे, जिससे कि हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। तो जब आपके पास यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाता है और सेव हो जाता है, तो सेव होने के बाद अगला काम क्या था कि आपको यहाँ पर, एक सेकेंड, ये मैं इसको अपने पुराने प्रोग्राम से मैच कर रही हूँ साथ के साथ में।
ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, हाइबरनेट टेम्पलेट क्लास लिया था, जिसके अंदर हम इसके अंदर इसको सेट करा रहे थे। आफ्टर दैट जब ये वाला काम हो गया, हाइबरनेट टेम्पलेट वाला सेटिंग हो गया, तो फिर हम लोगों ने क्या लिया था, CRUD कंट्रोलर लिया था। CRUD कंट्रोलर में हम एम्प्लॉय डाउ को ऑटो वायर कर रहे थे। ठीक है, और CRUD कंट्रोलर में जब एम्प्लॉय डाउ को ऑटो वायर कर रहे थे, तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिला, ई डाउ मिला, और ई डाउ से हमने अपना टास्क कराया। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग लिया था और मॉडल एट्रीब्यूट को सेट करवाया था, जिससे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो क्या कर सके, मॉडल को गेट कर सके। राइट, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी, एंड फिर हम इसमें अपना टास्क करा सकते हैं। तो जब इतना काम भी हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने आईडी सेट किया और अपने फंक्शन को कॉल करा दिया, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट की मैपिंग भी लग रखी है, जिससे कि हमारा टास्क हो गया। देखिए, यहाँ पर जब हमारा इतना काम हो जाता है, आफ्टर दिस स्प्रिंग सर्वलेट के अंदर हमने एक तो दिया था स्टार्टिंग में व्यू रिजॉल्वर, जो कि जेएसपीस को एक्सेस कर रहा था। फिर हमारा डेटा सोर्स आ गया पूरा का पूरा, फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आ गया, और हाइबरनेट की मैपिंग आ गई सारी। एंड इसके साथ साथ में हमने यहाँ पर क्या ले लिया, एनोटेटेड क्लासेस बोला था हमने ऐप यूजर को, और हमने एनोटेशन ही यूज नहीं कर रखा था। देखो ये भी गड़बड़ थी। ठीक है, तो ये हमने ठीक कर दिया, इसीलिए अब कि एनोटेटेड क्लास जो है वो ऐप यूजर ही है। ठीक है, एंड फिर एच टेम्पलेट वगैरह आ गया, और ईएमपी का बीन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी सेटिंग पूरी लगा देंगे। अच्छा, एक चीज और चीज, कि जो हमने ईएमपी का बीन क्रिएट करके यहाँ पे डाला है, वैसे इसकी जरूरत मुझे यहाँ पे ना लग नहीं रही है कि हम इसको बनाएं। देखते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा देन आई विल रिमूव इट ऑल्सो। तो यहाँ से हम इसको रिमूव करके भी काम करा सकते थे। अब एक बार रन करके देखते हैं। ये लगता है एक ही एरर पे अटक गया जाके। मॉडल एट्रीब्यूट हमने दिया हुआ है ईएमपी, और इसके अंदर ये एक्सेप्शन आ रहा है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। एक काम करते हैं, चलिए ये वाला एक्सेप्शन ना एक बार हम जरा स्टार्ट ट्रेस पे डालते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट में पहले भी कई बार बना चुकी हूँ। वो चीजें नहीं होती चाहिए। मतलब समझे, कॉपी पेस्ट करेंगे आप टेम्पलेट का कुछ भी, तो कॉपी नहीं होता है। ये वाला कह रहे हो आप? हाँ, डिस्पैचर सर्वलेट नहीं, ये तो आ गया। इसके बिना कैसे आएगा उसके रजिस्टर? इस ये तो लगाना पड़ेगा ना, तभी तो डिस्पैचर सर्वलेट आएगा, जो तुम्हारा फ्रंट कंट्रोलर है। तो ये आपका आता नहीं है? आता है, ये नहीं काम करता। नहीं नहीं, ये तो काम करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी डिपेंडेंसी लगी हुई है ना सही से, फिर नहीं होगी दिक्कत। डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम होगी तो ये दिक्कत करेगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं इसको एक बार, एक चीज जो मैं कह ही रही थी चेंज करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, नहीं, जो चीज मुझे थोड़ी सी अननेसेसरी लग रही है ना, वो ये वाली बीन लग रही है, इसका कहीं यूज तो आ नहीं रहा। फिलहाल मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि इसको हम इंटरनली यूज कर रहे हैं, तो देखते हैं, इसके बगैर भी काम करते हैं। क्योंकि लगाऊं या ना लगाऊं, इसको पास प्रॉब्लम वही है। ये कह रहा है भाई इसके अंदर इसको ये नहीं मिल रहा, कोई नहीं, अब एक काम करते हैं। क्या हो सकता है, अच्छा ये वाला एरर नहीं है। देखो ये वाला एक्सेप्शन जो आ रहा है, इंटरनेट पे चेक करते हैं।
ये कह रहा है सेम प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, जैसे हमने लिया था मॉडल एट्रीब्यूट वैसे ही ले रखा है इसने भी। ठीक है, और इसके बाद फॉर्म इनपुट वगैरह लगा रखा है। लास्ट में आकर जब ये कंट्रोलर में जा रहा है तो इसने भी मेथड लिया हुआ है और मॉडल एट्रीब्यूट का यूज किया है। ओके, इसके बाद देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या दिखा रहा है। कह रहे हैं इन द कंट्रोलर यू नीड टू ऐड द लॉगिन ऑब्जेक्ट एज एन एट्रीब्यूट ऑफ द मॉडल। तो रिक्वेस्ट मेथड तो ठीक है, हमारा बोला हुआ है। ओके, ये मॉडल लगाने के लिए बोल रहा है, लेकिन मॉडल इसमें जरूरत नहीं पड़ती, मॉडल की जरूरत पड़ती है दूसरे वाले ऑप्शन में। फिर भी देखते हैं। एक सेकंड याद आ गया यार, एक चीज वही होता है कई बार ना, माइंड में स्टक होती है ना जो चीजें, वो बाद में ही होती है जब कुछ देखते हैं तो। एक्चुअली देखो हमने क्या गड़बड़ करी, जो मुझे दिखा भी इसको देखने के बाद। हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉट जेएसपी को जब कॉल किया तो मैंने यहाँ मॉडल एट्रीब्यूट ईएमपी दे दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम इज कि मैं रजिस्टर को थ्रेड कंट्रोलर में किसके साथ मैप कर रही हूँ, इस वाले रजिस्टर के साथ में, जो कि कब यूज होना चाहिए, जब रिकॉर्ड सेव होगा। और मैं इसको कब यूज कर रही हूँ, जब मेरे को फॉर्म गेट करना है। तो ये तो सबमिशन के टाइम पर आना चाहिए था ना, हमने इसको पहले ही कॉल कर लिया। है ना, कभी कभी कहीं और कुछ देखकर समझ में आया था, हाँ भाई ये गड़बड़ आ जाती है। तो वही मॉडल को देख के ना माइंड में स्ट्राइक किया कि यार मॉडल तो तब आता है, क्योंकि मॉडल एक्चुअली तब हमें देना होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसे रजिस्ट्रेशन पेज को एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये गड़बड़ थी छोटी सी, जो मेरे को कई बार होता है ना माइंड में आती नहीं चीजें। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसी चीज को, तो मैंने दोनों चीजों को मिक्स कर दिया, दैट्स वाज द प्रॉब्लम। तो हम इसको थोड़ा सा ठीक करते, देखो स्टेप बाय स्टेप देखिए। आपने रजिस्टर डॉट जेएसपी बनाया, इसमें आपने मॉडल एट्रीब्यूट सेट कर दिया, पाथ वगैरह सब सेट कर दिया। ठीक है, आपने यहाँ पर एक्शन में क्या लिया, रजिस्टर लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसकी मैपिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसको कर देती हूँ रजिस्टर, इसको तो रखते ही है, और यहाँ पे हम इसको कॉल कहाँ से कर रहे थे, इंडेक्स डॉट जेएसपी से। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, रजिस्टर फॉर्म। ठीक है, अब रजिस्टर फॉर्म जो है इसकी कंट्रोलर कहाँ जा रही है, माई कंट्रोलर पे, यहाँ पर आ रहा है। अब क्योंकि ये एक ऐसा पेज एक्सेस करने जा रहा है जो कि फॉर्म का यूज कर रहा है, और वो फॉर्म भी कौन सा वाला है, एमवीसी वाला फॉर्म है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे पेजेस को एक्सेस करते वक्त हमें मॉडल देना पड़ता है। अगर हम मॉडल नहीं देंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर मॉडल देंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉर्म को बस शो करा रहे हैं अभी, तो ऐसे में आपको यहाँ पे मॉडल एट्रीब्यूट तो लगाना पड़ेगा। तो रजिस्टर फॉर्म तक ठीक था, रिक्वेस्ट मैपिंग हम गलत जगह ढूंढ रहे थे एरर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पे हमारे को मॉडल का यूज करना होगा। ठीक है, तो आपको मॉडल लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर, और इसको ऐड करना होगा यहाँ पर। और मॉडल में ही आप अगर कुछ भी यूजर को देना चाहते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दे रहे हो, तो उसके अंदर आपको ईएमपी को ऐड करके देना होगा, तभी काम चलेगा। या फिर ईएमपी या स्टूडेंट या जो भी तुम्हारी एंटिटी क्लास है, ठीक है, उसको ऐड करके देना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। क्योंकि उसको बताना भी तो पड़ेगा ना कि जिस मॉडल के साथ में सेटिंग करनी है वो कौन है, वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, बाइंडिंग करनी पड़ेगी, मतलब आपस में। तो इस वजह से ये दिक्कत कर रहा था। अब देखो, जब आप लोग मॉडल ले रहे हो तो मॉडल के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट ओ करना है, तो इसका इंपोर्ट भी आ गया। अब यहाँ पे ना एक चीज और ये करनी है कि मॉडल में वैल्यू ऐड करानी है। तो मॉडल में जब वैल्यू ऐड होती है वो कैसे होती है, एम डॉट एड एट्रीब्यूट करके होती है। और एम डॉट एड एट्रीब्यूट में जब आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको दो चीजें देनी है। ठीक है, पहली वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगा इसका एट्रीब्यूट आप जो यूज कर रहे हो, दूसरा उसका क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ न्यू ऐप यूजर। ठीक है,
तो न्यू ऐप यूजर करके दे दीजिए एट्रीब्यूट को। और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आप नाम दोगे वो किसको मैच करना चाहिए, वो मैच करना चाहिए आपका जो फॉर्म बना था उसके अंदर की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों को आपस में एडअप कराना पड़ेगा तभी काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसे यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ईएमपी डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे क्या यूज किया था, ईएमपी यूज किया था, इसीलिए हम यहाँ पर भी क्या लेंगे, ईएमपी का यूज कर लेंगे, सो दैट कि ये दिक्कत ना करे। ठीक है, अब क्या होगा, जब आपका फॉर्म सबमिट होगा तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू को सेट करा देगा वहां पर। देखते हैं, इतना करने के बाद हमने आम डॉट एड एट्रीब्यूट कर दिया, रिटर्न कर दिया रजिस्टर। अब देखो, रिटर्न मैंने किया था रजिस्टर, तो रजिस्टर के अंदर हमारा रजिस्टर डॉट जेएसपी पहुंचेगा उसके पास, एंड आफ्टर दैट ये वैल्यू को यूज करेगा। अच्छा, ये देखने के लिए कि यहाँ तक आया या नहीं आया, थोड़ा सा हम पुराना वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसिंग रजिस्टर पेज, ये लगा देते हैं। एंड आफ्टर दिस मैं इसको एक बार दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। देखिए, प्रॉब्लम थी, मॉडल नहीं लगा हुआ था। जैसे ही मॉडल लगा वैल्यू आ गई। ठीक है, अब रजिस्टर पेज तो आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेट हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यूज दे दीजिए। ठीक है, अच्छा अगर इसका बैकग्राउंड चेक करूं तो यहाँ तक काम सही जा रहा है हमारा। अच्छा, एक काम और करते हैं, CRUD कंट्रोलर जो था तुम्हारा, इसमें आ जाओ, क्योंकि अब जब पेज सबमिट होगा तो ये यहाँ आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तो वैसे भी हम सिस्टम डॉट आउट करवा ही रहे हैं, प्रिंट भी करवा के देख ही रहे हैं, तो अगर आएगा तो वैसे वैल्यू भी बैकग्राउंड में प्रिंट हो जाएगी साथ के साथ में। तो नेम ले लेते हैं, मान लो मैंने नेम दे दिया, एज डाल देते हैं, क्वालिफिकेशन डाल देते हैं, एंड रजिस्टर करते हैं। अब देखो, जब रजिस्टर करने जा रहे हैं तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन क्या दे रहा है, एक बार देख लेते हैं भाई। रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग फेल्ड, नेस्टेड रिडायरेक्शन हाइबरनेट डाटा एक्सेस, एसक्यूएल एक्सेप्शन दिखा रहा है। इसे यही देखते हैं। देखो, अब यहाँ पर जब ये आया, प्रॉब्लम किस जगह पे आई, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये मैसेजेस डलवाए थे। एक्सेसिंग रजिस्टर पेज तो हो गया था, एम्प्लॉय आ रहा है, यूजर आईडी नल है, जब यहाँ पर आया तो क्या है, यूजर आईडी अभी तो नल था। ठीक है, उसके बाद इसने इंसर्ट की क्वेरी चला दी, क्योंकि हमने शो एसक्यूएल कर रखा है। अब वो क्या कह रहा है, देखो, फील्ड यूआईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, यूआईडी सेट नहीं है, इस वजह से एरर आई है। अब यूआईडी को हमें कहाँ सेट करना था, यहाँ पे सेट करना था, वैसे तो हमने सेट करवाया था यहाँ पे, है ना, हमने यहाँ पे लिया था, यूआईडी को लिया था यहाँ पे टू स्ट्रिंग करके, और ईएमपी डॉट सेट यूजर आईडी भी लगाया था। नीतीश, अच्छा वेटिंग में है भाई, वेटिंग में तो कोई भी नहीं दिखा रहा अभी। पक्का मैसेज है ये, एक बार उनको बोल दीजिए दोबारा से, मतलब लॉग इन करने के लिए, आने के लिए, मैं उनको ऐड कर दूंगी। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, जितने स्टूडेंट्स हैं, आज मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पिछली क्लासेस में नहीं थे। कौन कौन है जो लास्ट क्लासेस में नहीं थे, आज से ज्वाइन किया उन्होंने। अंशु, आई थिंक आपने, आपको नहीं देखा मैंने। नेहा, आपने भी ये वाला ग्रुप अभी ज्वाइन किया है। ओके, ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स हैं सबके सब अपने डोकैथ आईडीज भी शेयर कर दीजिएगा। एक मिनट के बस, क्या अटेंडेंस भेजनी थी मुझे।
वही कर रही हूँ मैं, कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ पिछले अटेंडेंस को। लास्ट क्लास 2 3 को हुई थी ना आप लोगों की। जो एरर आया था वो आईडी का एरर था, लेकिन आईडी हम यहाँ पे सेट तो करा ही रहे थे। देखो मैं प्रिंट करवा रही थी आईडी सेट करने से पहले, एक बार ना आईडी सेट करने के बाद प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि देखो अगर हमारा जो फॉर्म है वो तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, क्योंकि डेटा यहाँ तक तो आया है। आईडी ना होने की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है, तो आईडी अगर हम ऐड कर दे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन आईडी हमने अगर सेट कराया था तो ये आईडी को उठा नहीं रहा है यहाँ पे, है ना। जब ये इंसर्ट करने गया तो इसको आईडी गलत क्या मिला, खाली मिल गया, इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर आते हैं और इसमें ईएमपी को सेव करने से पहले यहाँ पे ले आते हैं। अब एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए यूजर आईडी सेट हो चुका था और यूआर, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है, एक और प्रॉब्लम यूजर आईडी का ना, हो सकता है लेंथ कम, है ना, क्योंकि इसका लेंथ काफी बड़ा है। और जो हमारा varchar ऑप्शन है, एक बार माई एसक्यूएल देख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी के लिए तो मैं ये कर दूंगी कि उसका साइज ही इंक्रीज कर देंगे varchar का। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी वैल्यू जो है उसका साइज ठीक से सेट ना हो। चेक कर लेते हैं कितना साइज है इसके varchar का। तो यहाँ पे जो मेरा फाइल है, देखिए varchar 8 कैरेक्टर्स का है, और वहां पे हम कितना बड़ा ले रहे हैं, 8 कैरेक्टर्स में तो जाएगा ही नहीं, राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ थी, तो हम क्या करते हैं, इसे ठीक कर लेते हैं। टाइम और डेट बता दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका भी varchar का साइज जो है वो बढ़ा देते हैं। तो मैं इसको ना अभी के लिए 50 रख देती हूँ, जितना भी बड़ा आएगा इसमें तो आ ही जाएगा। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं एंड फिनिश कर देते हैं। इसके बाद अब एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब एक बार देख लेते हैं। आईडी के लिए ही प्रॉब्लम दे रहा है, आईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू कह रहा है। लास्ट एरर जो आया है वो आईडी का ही आ रहा है। आईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू कह रहा है कि भाई आईडी में डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है। अब जब हम यहाँ पर वैल्यू को दे रहे हैं यूजर आईडी की, तो यूजर आईडी तो हमने यहाँ पर सेट करा दिया था, बट फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो एक काम करना चाहिए फिर तो हमें, हम्म हमने आईडी की वैल्यू तो ले रखी है, बट प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर ये नहीं ले रहा है इसको। और क्वेरी कौन सी वाली चल रही है, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये वाली चल रही है जिसमें कि सारे वैल्यू देना जरूरी नहीं होता। तो जब हम यहाँ पर वैल्यूज को ले रहे हैं, एज, क्वालिफिकेशन, यूजर नेम एंड यूजर आईडी, एक चीज और हमें देखनी थी। अच्छा, कौन बताएगा प्रॉब्लम थोड़ी सी भी? नहीं, प्रॉब्लम क्या है किसी को समझ में आ रही है यहाँ पे, कोई बताएगा?